हम लोग एसी सर्किट पढ़ रहे थे, उसी में आएंगे। आई एम रिपीटिंग, कोई चीज मैं बता रहा हूं उसे आप सुन लीजिएगा ध्यान से। एसी में हमने IRMS पढ़ लिया था, हमने मीन वैल्यूज, मीन करंट पढ़ लिया था, और एसी में हमने सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस R पढ़ लिया था। जो लोग हो सकता है 1-2 क्लास में एब्सेंट रहे हो, या जिन लोगों के दिमाग में भी बात ना ठहरी हो, तो जरा सा सुन लीजिए ध्यान से। सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस R में जो होता है, उसमें V और I दोनों सेम फेज में थे। L सर्किट में वोल्टेज 90 डिग्री से लीड कर रहा था, और C सर्किट में वोल्टेज 90 से लैग कर रहा था। सभी को याद है ये बात? अब चौथा सर्किट आएंगे बेटा, ये LR सर्किट है। LR सर्किट देखो बेटा, 3 सर्किट प्योर हमने पढ़ लिए थे अलग अलग, और उनका हमने अभी इफेक्ट बता दिया। अब हम पढ़ेंगे LR सर्किट। L मतलब इंडक्टर, R मतलब रेजिस्टर, दोनों को सीरीज में जोड़ा जाएगा। तो अगर मैं तुमसे यहां एक इंडक्टर ले लूं और रेजिस्टर ये ले लेता हूं R, दोनों सीरीज में एक AC सोर्स से जोड़ दिए गए। ये AC सोर्स है, AC सोर्स ने इसके ऊपर कुछ वोल्टेज लगाया होगा, कुछ करंट I आएगी। करंट I इन दोनों से जाएगी, सीरीज में है, दोनों में करंट I जाएगी और यहां से वापस आएगी। L के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसे आप VL से डिनोट कर लीजिएगा। R के अक्रॉस वोल्टेज को VR से डिनोट कर। डीसी सर्किट में पढ़ा है कि जो अप्लाइड वोल्टेज होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट यानी डिवाइड हो जाता है। यानी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डीसी सर्किट वी शुड बी डिवाइडेड बिटवीन दीज टू, यानी VL प्लस VR शुड बी इक्वल टू V। यही तो अभी तक हमारे नॉलेज में है ना बेटा, बोले सभी लोग, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये AC सर्किट है। AC सर्किट में DC के नियम नहीं चलेंगे, यानी आप यहां पर V इक्वल टू VL प्लस VR नहीं लिख सकते। क्यों? याद करो, हमने इस चैप्टर का जब ये सर्किट शुरू किए तो हमने एक डायग्राम बनाया, उसे बोलते थे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम मैंने कहा था जब आप फेजर डायग्राम बनाओ तो फेजर का मतलब दिमाग के अंदर बोलो फेजर, लेकिन दिमाग में क्या लाओ? वेक्टर डायग्राम। फेजर डायग्राम हमेशा वेक्टर की तरफ तक काम करता है, और वेक्टर में जानते क्या होता है? वोल्टेज चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, और करंट, इनको वेक्टर की तरह लेना पड़ेगा। तो जब हम फेजर डायग्राम में वोल्टेज और करंट को वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो सामान्य गणित वाले नियम नहीं लगेंगे जो डीसी में लग रहे थे। तो बड़े ध्यान से सुन लो बेटा, यहां पर V इक्वल टू VL प्लस VR नहीं होगा, आपको वेक्टर के तरीके से जाना होगा। वापस आ जाइएगा, यहां पर देखो एक इंडक्टर L है, एक रेजिस्टेंस R है, दोनों सीरीज में है। सपोज इसके क्रॉस वोल्टेज VL, इसके क्रॉस वोल्टेज VR, ये V है। तो हमें इनमें क्या रिलेशन है, फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो बेटा, मैं एक एक बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तुम्हें याद है VR और I सेम फेज में होते हैं, तो तुम्हें याद होगा अच्छे से कि अगर ये करंट I ले लें एक्स एक्सिस पर और वोल्टेज को हम ये ले लें VR, तो तुम्हें याद है दोनों सेम फेज में थे। सेम फेज का मतलब है दोनों पैरेलल थे। बोलो, इसमें किसी को प्रॉब्लम? अब आप फिर देखिएगा आगे, तो देखो I और VR सेम फेज में है। फिर देखो बेटा, I से जो VL होता था 90 डिग्री लीड करता था, तो I एक्स एक्सिस पे VL 90 से लीड को आप ऐसे बनाओगे, कहोगे भैया VL जो होगा वो I से 90 डिग्री लीड करेगा। अब यहां पे गौर से देखिएगा, फेज डिफरेंस हम लोग बेटा V और I में निकालते हैं। I तो एक है, करंट तो एक ही बह रही है क्योंकि सीरीज में है, लेकिन वोल्टेज 2 थे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो निकालोगे वो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा और वही V के बराबर होगा। तो देखो, वेक्टर के नियम के अनुसार अगर ये वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाए, ये वेक्टर की तरह, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा एक पैरेललोग्राम। लॉ के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम आप बनाओ यहां पर, तो पता है इसका जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट को बताता है। एक वेक्टर ये, दूसरा ये, इनका रिजल्टेंट V होगा। यही वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज V के बराबर होगा। दैट वुड बी इक्वल टू, तुम्हें याद होगा 90 डिग्री पे दो वेक्टर हो तो रिजल्टेंट होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। बोले बात क्लियर? ठीक है, अब आगे और देखिएगा। अब देखो, करंट एक थी, I आ गई है, वोल्टेज एक था, V आ गया है। V और I में गौर से देखो तो फेज डिफरेंस अब ये फाई है। तुम कहोगे फाई कितना होगा? ये तो कैलकुलेशन का विषय है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, ये फाई है। वेक्टर में अगर ये वैल्यू VL को रिप्रेजेंट करती है तो तुम सभी को पता है ये भी VL के बराबर होगा। और अब अगर आपको निकालना तो tan फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फाई आ जाएगा। तो तुम क्या कहोगे कि LR सर्किट में वोल्टेज जो है वो करंट पर फाई एंगल से लीड करता है और वैल्यू ऑफ फाई VL और VR पे डिपेंड करता है। बोले, इतनी बात क्लियर? चलिए, अब मैं करूंगा क्या? देखो बेटा, करंट एक थी,
कोई लोचा नहीं पड़ा रहने दो, वोल्टेज का रिजल्टेंट बताइएगा। रिजल्टेंट वोल्टेज का बेटा मतलब अप्लाइड वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज है वही रिजल्टेंट के बराबर होगा। रिजल्टेंट वोल्टेज विच इज इक्वल टू V, दैट वुड बी इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। इक्वेशन 1 आया, न्यूमेरिकल में आपको जरूरत पड़ सकती है। बट अब एक चीज और बताइएगा बेटा, आइएगा जरा फिर पार्टिसिपेट करना होगा। बताओ बेटा, VR इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू IR। I इज द करंट इन रेजिस्टेंस और R इज रेजिस्टेंस। लेकिन अगले में अलर्ट होइएगा, तो पता VL क्या आएगा? अब मेरा प्रश्न आपकी तरफ आ रहा है, बताइए बेटा, रेजिस्टेंस जो काम एक प्योर रेजिस्टर सर्किट में करता था, तुम याद करो इंडक्टर में, एक L सर्किट में इंडक्टर में रेजिस्टेंस जैसा काम कौन करता था? इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी कहीं पर भी अगर L में जाने वाले रेजिस्टेंस या पोजीशन की बात की जाए तो वो R नहीं है, तो तुम यहां क्या लिखोगे? VL क्या होगा? I की जगह तो I रहेगा और R विल बी रिप्लेस बाई रिएक्टेंस, और क्योंकि इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंट IXL। बोले किसी को प्रॉब्लम? तो बेटा जो तुम जानते तो वही लगाओ। सर ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू IR, जहां पर प्योर R हो IR लिखो, जहां इंडक्टर हो R की जगह XL लिखो। तो अगर ये वैल्यू यहां रख दें तो देखिए V इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL स्क्वायर। इसमें हम I को कॉमन निकाल लेते हैं तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखो बेटा, ये I इधर ले आते हैं, देयरफॉर V अपॉन I इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर आ जाएगा। XL स्क्वायर ये वैल्यू है। लेकिन आप समझिएगा बेटा, हम इसे इक्वेशन 2 लिखें बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वापस लाते हैं, देखिएगा ओम्स लॉ आपने पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V और I का जो रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। रेजिस्टेंस का मतलब जानते क्या होता है? अपोजिशन, सर्किट में चार्ज के फ्लो को अपोज करना। तो जरा कंपेयर करो, देखो ओम्स लॉ में V है, I है, इसका रेशियो R होता है। जरा इसमें देखो, V की जगह V है, I की जगह I है, R की जगह ये पूरा टर्म है। तो जानते हो बेटा, इस सर्किट में जिसे LR सर्किट कहते हैं, इसमें रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट ये टर्म होगा, R के इक्विवेलेंट ये टर्म होगा। और फिर से सुनिएगा, रेजिस्टेंस को जो अपोजिशन प्योर रेजिस्टर में होता है उसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं, जो L में अपोजिशन होता है उसे रिएक्टेंस कहते हैं, और जब मिक्स सर्किट होता है बेटा, मिक्स्ड मतलब LR, LC, XC, इनको अगर आप मिक्स करेंगे तो मिक्स सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है उसको ना तो रेजिस्टेंस कहते हैं ना तो रिएक्टेंस कहते हैं, इसका एक नया नाम है इंपीडेंस। इंपीडेंस जेड से लिखते हैं। तो आप देखिएगा बाय ओम्स लॉ ये, तो आप यहां क्या लिखोगे ओम्स लॉ के बाद? इट इज क्लियर दैट इन LR सर्किट में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इज इफेक्टिव अपोजिशन। ये इफेक्टिव अपोजिशन यानी रेजिस्टेंस है। इट इज कॉल्ड इंपीडेंस कहते हैं, और इसे जेड से लिखा जाता है। तो अब यहां क्या लिखेंगे? ये इंपीडेंस हो गया। तो आप इतना लिख लो, फिर हम आगे बढ़ाएं, यहां पर नोट कर लो। और कोई मन में प्रश्न आए तो पूछिए। इंपीडेंस जेड आया, देयरफॉर इंपीडेंस जेड इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर होगा। एक तो ये आप जानो, क्वेश्चन नंबर 3। बट ये भी आपको पता है XL को हम ओमेगा L से लिखते हैं, तो देयरफॉर Z इक्वल टू अंडर रूट प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर आएगा 4 नंबर। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, देखो बेटा ओमेगा को 2 पाई f लिख सकते हैं, 2 पाई FL स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन 5 आ गया। खैर जेड को इंपीडेंस कहते हैं, इफेक्टिव अपोजिशन है, इसका यूनिट वही है जो रेजिस्टेंस का है। तो यूनिट ऑफ जेड इक्वल टू ओम ही है, ओमेगा ही होता है। अब अगला पर्पस क्या? देखो हमने फेजर डायग्राम बनाया, हमने निकाला क्या क्या गौर से, हमने फेजर डायग्राम बनाया, इफेक्टिव वोल्टेज यानी रिजल्टेंट वोल्टेज बनाया, और हमने इंपीडेंस जेड बनाया। इतना बात किया। अच्छा एक चीज और सुन लेना, कहीं पर भी हम लोगों ने आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पढ़ा था। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट या आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, उसके बहुत सारे नाम है।
कहीं पर तुमसे इफेक्टिव बोले करंट या वोल्टेज, आरएमएस है। इफेक्टिव, एपरेंट, इक्विवेलेंट, आरएमएस, चार नाम। अब बात आता है कि ये फाई क्या होगा। तो आप देखिएगा इन ट्रायंगल, कोई नामकरण नहीं कर रहे हैं, देखिएगा tan फाई क्या होता है, tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो VL बाई VR आता है। एक तो ये बात आई, क्वेश्चन X1 लिख लो। VL की वैल्यू भी लिखना चाहो तो वो लिख लो। tan फाई इक्वल टू VL को लिखोगे IXL अपॉन IR, I कैंसिल हुआ तो tan फाई। देखो बेटा, डेटा जिसमें दिया जाए उसमें तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर VL VR दिया है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, लेकिन अगर XL और R दिया है तो ये इस पे आना पड़ेगा, तो XL अपॉन R आएगा इक्वेशन X2। XL को ओमेगा L भी लिख सकते हैं, तो tan फाई इक्वल टू ओमेगा L अपॉन R X3। एक बात तय है बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा, VR बेटा करंट के पैरेलल होगा और वोल्टेज करंट से ऊपर 90 डिग्री ऊपर होगा, यानी ये जब ऊपर ही जाएगा तो ये फाई की वैल्यू कभी भी नीचे नहीं आएगी, ऊपर। तो इसका मतलब है LR सर्किट में वोल्टेज जो होता है वो करंट पे 5 डिग्री से लीड करता है। तो आप क्या लिखोगे, हेंस इन LR सर्किट वोल्टेज V लीड्स बाय फाई विद रेस्पेक्ट टू I से फाई एंगल लीड करता है। तो अगर ये लिख लिया है तो एक काम और कर दो, बताएं क्या तुम मुझे I और V का एक ग्राफ बना सकते हो? फेजर तो हो गया है, तो मैं अगर I और V का ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? इसके पहले 90 या ऐसे लीड या लैग करते थे, थोड़ा बनाना आसान होता था, यहां पर कई बार थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम यहां पर वोल्टेज और करंट दोनों को ले रहे हैं और ग्राफ बना रहे हैं। वोल्टेज लीड कर रहा है। और बताओ बेटा, ये फाई 90 से बड़ा है, 90 से छोटा है? छोटा है बेटा, 90 से तो छोटे दिख रहा है, एक्यूट एंगल है। तो आप ऐसा करो, करंट को बेस लाइन की तरह ले रहे हैं। देखो ये करंट हमने ये ले लिया कि भैया बेस लाइन की तरह जा रहा है, ये करंट है, ये हमने करंट ले लिया I। अब वोल्टेज आगे, याद करो जब वोल्टेज 90 से आगे था, ध्यान रखना वोल्टेज 90 से आगे था, तो जब ये 0 था करंट, तो वोल्टेज को यहां दिखाया था और वोल्टेज का एक चौथाई हिस्सा ये जा रहा था। ये 90 से आगे होता था वोल्टेज, याद करो ऐसे बनाते थे, ये 90 से, ये इतना डिस्टेंस आया तो ये 90 को रिप्रेजेंट कर रहा फिलहाल। अब 90 से कम है, यानी ये पॉइंट थोड़ा इधर शिफ्ट होगा, तो यानी इस समय तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे कि ये 90 से आगे, 90 से कम एंगल आगे, तो थोड़ा आगे से ले जाओ, थोड़ा आगे से ग्राफ ले जाओ और आप ऐसे ले जाओ, वोल्टेज कुछ ऐसे जाएगा और पीक कहां, यहां कहीं आएगा और ये जाएगा ये। तो आप इसे दिखाना चाहो तो दिखा दो डॉटेड से, ना दिखाना तो ना दिखाओ। वोल्टेज ऐसे आएगा और फिर बेटा ये ऐसे जाए। किसी को आपत्ति हो तो दर्ज करा सकते हैं, वो आपत्ति आपकी निवारण किया जाए। बोलो बेटा। चलो, अब तुम पूछ रहे हो, बच्चे हो तो बता देते हैं, लेकिन पहली बार में भी सीखना कोई बुरी बात नहीं होती है। जब 90 से आगे था तो याद करो हम लोग ऐसे बताते थे, वोल्टेज को ये कर रहे थे, ये किया, और हमने क्या कहा था, जब ये डॉटेड वाली करंट 0 होती थी तो वोल्टेज मैक्सिमम होता था, और अगर ये हिस्सा हम बनाते तो ये 1/4 हिस्सा यहां बनता। देखो ये 1/4, तो हम कहते हैं ये 90 से आगे। अब बताओ बेटा, अगर ये हिस्सा थोड़ा और इधर ले जाते, मान लो ये वाला हिस्सा जो यहां मिल रहा है इसको और इधर ले जाते, तो ये एंगल 90 से बड़ा होता, तो अगर 90 से छोटा तो इधर ले जाएंगे, यानी ग्राफ का टॉप यहां नहीं आएगा, पीक, ग्राफ का पीक इधर कहीं जाने वाला है। तो अब आप देखना, ये ग्राफ का पीक यहां ले आए और ये इतना गया है। थोड़ी सी आपकी खुद की काबिलियत और खुद का कैलिबर भी यहां काम करेगा। ये बोले बेटा, और लोग बताएं, जिसने पूछा फिर से बता दें। बोलो, समझ में आ गया? तो अगर मैं तुमसे यहां बोलूं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ I एंड V का क्या हो सकता है, तो देयरफॉर देखिएगा, देयरफॉर यहां पर आप क्या लिख सकते हो? तुम कहोगे I को सर आपने बेस लाइन पे लिया है, तो I की इक्वेशन लिख सकते हो I0 sin ओमेगा t, क्योंकि वो 0 से जा रहा है। लेकिन वोल्टेज देखो बेटा, फाई एंगल से लीड कर रहा है, तो वोल्टेज को ये लिखोगे V0 sin ओमेगा t प्लस फाई, इससे डिनोट करोगे। बोले आपत्ति हो फिर दर्ज करा सकते हैं।